प्रोफेशनली अगर आप देखें ना, जो काम करते हैं लोग, एक सबा कमर है, एक बिलाल अब्बास है, इस तरह मुंह खोल लेगा। This is so apt. कशकोल, मेहंदी, शीख, मैं और तुम, नन देन आजकल उड़ान। हमारे साथ हैं इस वक्त इजाज़ असलम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बहुत लंबी लिस्ट थी, उसमें से मैंने कुछ थोड़े से बोले और उसमें से कुछ वही बोले जिनके साथ मेरी थोड़ी रिकग्निशन थी और मैंने उनको देखा हुआ था एंड ऑल दैट। सो ये सफ़र जो सारा है उसके बारे में पहले हम स्टार्ट करेंगे एज अ डिज़ाइनर एंड देन मॉडल एंड देन एक्टर एंड बीच में कुछ आपकी पायलट बनने के भी शौक हैं एंड बीच में नहीं, शुरू में थे। ख़त्म हो गए। Oh ख़त्म God. नहीं हुए, मुझे अभी भी बड़ा शौक है, लेकिन वो एक होता है ना जर्नी आपकी, फिर टाइम के साथ आप कहाँ चले जाते हैं, आप सोचते बहुत कुछ है। सो सो अगर एक्टर नहीं होते तो पायलट होते मे बी, हाँ, या फिर बिजनेस कर रहा होता। बिल्कुल। बिकॉज छोटा था जब मैं, तो उस वक्त मुझे बहुत शौक था प्लेन्स का, गाड़ियों का, और पायलट बनने का बहुत शौक था। फिर ग्रेजुअली जब आप जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं तो आपका माइंडसेट चेंज होता रहता है, कीपिंग द सर्कमस्टेंसेस इन माइंड, और फिर आपके अराउंड जो लोग होते हैं उनसे आप इन्फ्लुएंस होते हैं। कम एज जब आपकी होती है तो फिर आपके शौक़ और आपकी जो चीज़ें, जो करियर ऑप्शंस होते हैं वो बदलते जाते हैं। बट इवेंचुअली आप व्हेन यू फाइंड योर पैशन, तो मुझे लगता है कि फिर उस डायरेक्शन में आपको चले जाना चाहिए। तो फिर वो लोग लकी होते हैं जिनका पैशन जो होता है प्रोफेशन बन जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतने ज़्यादा आपके प्रोजेक्ट्स, मतलब आपके प्रोजेक्ट्स को हम देख रहे थे एंड माशाल्लाह से देयर सो मेनी ऑफ देम, कितने सालों का ही आपकी काम है। विच प्रोजेक्ट इज़ लाइक द मोस्ट डियर टू यू एंड व्हाई? रिसेंटली एक तो चीख में मैंने बहुत इन्जॉय किया अपना काम, अपनी स्क्रिप्ट, इतनी पावरफुल स्क्रिप्ट थी, उसको एक्ट करना, उन लाइंस को डिलीवर करना, या उस कैरेक्टर को लेके चलना पूरा। उसमें शेड्स थे बहुत, वो स्टार्ट पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर वो पैरालाइज हो जाता है। तो वो एक बड़ा चैलेंजिंग रोल था और बहुत दिल से, बहुत एनर्जी के साथ किया था। फिर अभी जो ड्रामे चल रहे हैं वो भी सारे इसी तरह हैं कि वो उसमें बड़े शेड्स हैं। आप टाइम के साथ साथ, अभी आप नन ड्रामा जो चल रहा है उसमें भी इसी तरह होगा कि उसमें जिस तरह से स्टार्ट हुआ है और अब उसकी जर्नी कैसे चेंज होगी, वो फिर लोग क्या कहेंगे, वाज वेरी हार्ट टचिंग। वो बहुत एक इंटेंस सब्जेक्ट था और उसको बहुत फील के साथ करना था, वरना वो लोग कनेक्ट नहीं होते फिर उससे, क्योंकि इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट और टॉपिक, और फिर वो सारा जो उसका टाइम फ्रेम था जिसके अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं, फिर वो सुइसाइड करता है वो आदमी। तो वो उस कैरेक्टर का ग्राफ जिस तरह लेके चलना था, और बहुत सारे लोग उसमें ये बोलते थे कि भाई ये अगर इसकी जॉब चली गई थी आदमी की, तो इसमें ऐसी क्या बात थी, कुछ ढूंढ लेता, कोई और काम कर लेता, कोई और रास्ता देख लेता, इसमें सुइसाइड करने वाली कोई बात नहीं थी, ना करते। तो उसमें मैसेज ये था लोगों के लिए कि जो जिस इंसान की नेचर सुइसाइडल होती है, डिप्रेशन में चला जाता है, उसको कुछ नज़र नहीं आता, फिर उसके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये मैसेज उसमें देना था कि जो इस तरह के आपके सराउंडिंग्स में लोग हैं, आपके फैमिली में हैं, अगर वो इस तरह के डिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसी सिचुएशन को लेके, तो उन पर नज़र रखें, उनको देखें, उनका ख्याल करें, उनको डाइवर्ट करें। करने को तो अगर सुइसाइडल नहीं हो आदमी तो वो उसको लेता, वेट करता, कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई ऑप्शन निकल आता। बट क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसने अपने ऊपर सवार कर लिया था उस चीज़ को, और वो ये ट्रू स्टोरीज़ हैं। तो अब लोग बोलते हैं कि हमारे फैमिली में ऐसी स्टोरीज़ हैं, इसकी स्टोरी है। मुझे परसों भी किसी ने मुझे बताया कि एक एडवर्टाइजिंग फील्ड का ही आदमी था उसकी। तो वो ये मैसेज देना होता है लोगों को कि अब वो नॉर्मल इंसान होता तो वो उसको सरवाइव कर जाता, बट वो था सुइसाइडल आदमी। तो वो उस तरह की चीज़ें, आपका उस पे कमेंट भी हमने देखा था, व्हिच वाज वेरी नाइस टू अवेयरनेस आप थ्रू योर ड्रामा आपने क्रिएट किया, और उसके बाद भी आपने पोस्ट उसकी की। हाँ, वो इसीलिए की थी ताकि लोगों को समझाएं कि लोग अपना ओपिनियन दे देते हैं ना, बिल्कुल सरफेस लेवल पे, लोग उसकी डेप्थ में नहीं जाते। ये क्यों हो गया ड्रामे में, ऐसा नहीं तो ऐसा कर देते। तो फिर ड्रामा है तो उसमें ड्रामा आपको क्रिएट करना पड़ता है ना। अगर आप उसको कुछ दिखाएं नहीं, ड्रामा ना क्रिएट करें, उसमें वो एलिमेंट ना डालें, तो आप देखेंगे नहीं फिर। सो ये थोड़ा सा लोगों को समझना चाहिए इस चीज़ को बिफोर कमेंटिंग। वो बस एक
एक होता है ना, बिल्कुल। कई लोग दूसरों तो के- ऐसे करते हैं कि बस वो थोड़ा सा अटेंशन गेन Attention. करने के लिए उल्टे वो सीधे तो comments। यस वो तो हम नेगेटिव को हम हाँ। बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर लेते हैं। बट मुझे ये बताएं कि वो जो सीन था ऑफ कोर्स सुसाइड, अब यूजुअली लाइक वी डोंट शो देम ऑन एंड यू नो कि वी वोंट शो इट ऑन स्क्रीन, बट स्टिल यू वेंट थ्रू एंड आई रेड कि आप आपके साथ हाँ। एक थोड़ा सा so why do you even still go through that? What's the purpose of that? To अच्छा, show वो the reality or what? वो करना नहीं था सीन, उसको Okay. बस वैसे ही दिखाते कि वो कमरे में गई है और उसने देखा एंड Yeah. वो शॉक हो जाती है। और वो तो फिर मैंने थोड़ा सा उसके लिए स्टैंड लिया Okay. प्रोडक्शन से, चैनल से। मैंने कहा यार इतना इम्पोर्टेंट सीन है वो, पूरा ड्रामा आगे उसी पे चलेगा, उसी चीज़ को लेके चलेगा, तो उसको शूट करना है मुझे। तो इन्होंने कहा बहुत रिस्की है और उसको हम कैसे शूट करें, और वो थोड़ा ये मसला होगा, और हमने दिखाना भी नहीं, हम टीवी पे तो दिखा भी हम नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। कैमरा की रिस्ट्रिक्शन है। तो यूट्यूब पे वो ऑब्वियसली दिखाया, फिर वो वहाँ चला। तो मैंने कहा जो भी है उसको आप लोग अगर यूट्यूब पे भी चलेगा या डिजिटल पे चला सकते हैं, उस पर नहीं, लेकिन उसको शूट करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और वो उसकी अगर फ्लैशेस भी आते हैं या कोई उसकी वो उस लड़की के लिए जो सहीफ़ा ने जो कैरेक्टर किया उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो आगे उस दहशत को लेके वो दहशत को चलेगी, वो लेके। बच्ची। हाँ। तो मैंने कहा उसको मिस नहीं कर सकते। बड़ी बहस की, बहुत हुआ, फिर हमने किया वो सीन। और फिर वो अनफॉर्चुनेटली उसमें हुआ यही, वो रिस्की तो था, वो मेरे रोप लगी हुई थी और हार्नेस बंधा होता है, अच्छा। जैकेट होता है, हार्नेस, उसके ऊपर बेसिकली सारा बॉडी का वेट होता है, और रोप दूसरी होती है जो कि ऐसे ही लगा देते हैं, बस हैंग कर देते हैं कि वो लगे कि इसमें लगा हुआ है, लेकिन पीछे से हार्नेस ने होल्ड किया होता है। तो वो हमारे यहाँ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल इक्विपमेंट और चीज़ें नहीं हैं लोगों के पास। तो जो फिल्म्स में करते हैं एक्शन वैक्शन, उनको लेके आए थे, तो वो उन्होंने हार्नेस मेरे, हालांकि एक हफ़्ता पहले बताया था उनको, तो साइज़ की लाए नहीं थे, वो छोटे साइज़ की लेके आ गए थे। Oh God. तो वो खैर पहन तो ली थी, लेकिन वो वही हैंग हुए हुए लगा हुआ था जब, तो वो टूट गई। तो जब टूटी तो रोप बंधी हुई थी मेरे गले में, तो वो मैं फंस गया उसमें। तो वो फ्यू सेकंड्स थे, लाइक मे बी 2-3 सेकंड्स होंगे, बट उस वक्त मैंने वो रियलाइज़ किया, जो मैंने लिखा बाद में, हो सकता है अल्लाह ने इसलिए कराया, तो मैंने वो रियलाइज़ किया कि कितना पेन से गुज़रता होगा जो आदमी ये करता है, और फिर उसके घर वाले किस पेन से गुज़रते होंगे। वो फ्यू सेकंड्स थे, 2 या 3 सेकंड्स, मेरी सारी जो नर्व्स हैं यहाँ पे ऐसी स्वेलिंग हो गई थी, मेरे पाँव के नीचे बिल्कुल नम हो गया था, विद इन सेकेंड्स नम हो गया था, कान बंद, सब गर्दन। उस टाइम पे ट्रॉमेटिक एक्चुअल एक्टर्स के लिए ना, हाँ। इवन फॉर दैट चाइल्ड, वो लोग रोना शुरू हो गए थे सब, बिकॉज उन्होंने लगा कि बहुत तो डायरेक्टर ने बोला होगा, मैंने बोला था कि ये नहीं करना। डायरेक्टर बेचारा, वो मुझे मोहसिन मिर्ज़ा कहता रहा, यार मैंने वो मैं क्या करूं, मैं सॉरी। वो जिन्होंने मुझे हार्नेस बांधी थी वो सब एकदम खड़े हो गए कोने में, वो डर गए कि मैं अब उनको क्या बोलूँगा या डांटूंगा। बट मैंने फिर कुछ नहीं कहा, मैंने कहा अब ये इंसिडेंट था, होना था, हो गया। उसके बाद हमने 45 मिनट्स का 1 घंटे का ब्रेक लिया, फिर मैंने कंप्लीट कराया सी उसके बाद भी। हिम्मत बट है। वो मैं उस ट्रॉमा और उस फील को, वो मुझे याद रहेगा बिल्कुल। सो हमेशा दैट्स मतलब कि इट शोज It दैट was, ट्रू एक्टर, यू नो, कि अच्छा भी हाँ। मुझे खुद करने हैं अपने स्टंट्स, अपनी चीज़ें, तो जितना वो कुछ मैं खुद कर बहुत सकूं। ज़रूरी था, क्योंकि मेरे लिए भी वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसके बाद एम्बुलेंस वाला सीन करना था हमें, बाद में हुआ, लेकिन वो सारी फील लेनी तो उसी वक्त मैं कर सकता था ना, जब मैं उससे गुजरा हुआ बिल्कुल एक्सपीरियंस से। बिल्कुल। तो वो सब करना था, और वो लोग बहुत रोए भी वो देख के, और बहुत, मेरे घर वालों ने तो देखा ही नहीं आगे ड्रामा। सीरियसली मैं घर वाले भी, और इवन मैं, बिकॉज आपकी और फैसल की दोस्ती के सब मिसालें फैसल देते बहुत हैं। परेशान हो गया तो था। मुझे यही था कि फैसल और डूइंग सच सीन्स, और ये तो इंसिडेंट एक हुआ, एंड देन एक्चुअल योर सीन ऑफ यू नो द एम्बुलेंस एंड द होल सारी, वो यू नो ही एज अ फ्रेंड आल्सो लुकिंग एट यू दिस वे, उनके लिए कितना वो होगा। वो खुद मुझे कह रहा था, यार ये we can ask him. कितना मुश्किल है मेरे लिए करना, वो बोल रहा था। तो वो होता है, ये जाहिर है, वो ऐसी चीज़ है, और वो इतना ख़तरनाक इंसिडेंट था वो, कि अगर वो ज़रा सी भी रोप टाइट होती तो फिर पता नहीं, एक एक्चुअली बॉडी वेट होता है ना, तो पीछे से आपका ये टूट जाता है नेक, तो सारा ये होता है। खैर अल्लाह मियां ने बचाया। ओके, सो लेट्स गो टू अ लिटिल बिट लाइटर नोट। यस। इसी तरह तो मुझे बताएं कि अभी तक आपने जितने भी रोल्स किए हैं, मतलब कि योर को एक्टर्स के साथ बेसिकली, विच को एक्टर
the best to work with, like best and worst? मुझे किसी से कोई मसला नहीं होता एज सच, बट प्रोफेशनली अगर आप देखें ना कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली जो काम करते हैं लोग, एक सबा कमर है और एक बिलाल अब्बास है। Okay. ये दोनों चीख। हाँ, चीख वॉज अ ब्यूटीफुल जर्नी फॉर मी इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स। सारे ही एक्टर्स उसमें बहुत डेडिकेटेड थे, और इत्तेफाक की बात यह है कि उसमें जितने एक्टर्स थे वो सब उस टाइम पे सिर्फ चीख कर रहे थे, कोई और प्रोजेक्ट नहीं कर रहे थे। वो ऐसा इत्तेफाक था। So it does make a difference. इट डज, ऑफ कोर्स। सबकी फुल कंसंट्रेशन थी, कोई भी डेट चाहिए होती थी वो मिल जाती थी। वो तो 3-4 महीने का एक टाइम था, उसके अंदर हमने बहुत सारे सीन ऐसे थे जो बाद में चेंज करा के, जब वो भी इसी तरह था, शूट हो रही थी और ऑन एयर हो गया था, तो उसमें जो सस्पेंस था शुरू का कि किसने मारा है लड़की को, वो वाला जो है वो 6 एपिसोड तक दुनिया पागल हो चुकी थी। हम लोग बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, पता नहीं कहाँ से लोग फ़ोन करते थे, बता दें यार कि किसने। तो वो चीज़ जो है वो बाद में ऑन एयर होने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा सस्पेंस को प्रोलॉन्ग करने के लिए कुछ सीन्स उसमें ऐड किए गए थे, उसको और थोड़ा सा सस्पेंस डाला गया था उसमें, जो कि नहीं थे। वो डायरेक्टर है बदर महमूद, डायरेक्टर बदर बहुत ज़बरदस्त काम करता है और बहुत दिमाग से और एडिट से काम, एडिट दिमाग में रखते हुए काम करते हैं ना। तो बदर को आइडियाज़ आते थे, फिर बदर वो चीज़ बीच में क्योंकि हम शूट कर रहे थे तो वो कहता था यार ये कल हम कर लें ये सीन, तो सब एक्टर्स कहते थे हाँ ये कर लेते हैं, ताकि वो थोड़ा सा और सस्पेंस जो है वो क्रिएट की जो सस्पेंस थी वो, यू राइट, एक्चुअली बहुत ज़्यादा थी। मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं यूएस गया, मुझे याद है लोग पाकिस्तानी गुजर होते थे, गाड़ियाँ रोक देते थे, निकल आते थे बाहर और इतना अप्रिशिएट करते थे। वो बहुत पीक था उसका। ट्रांजिशन एंड योर जर्नी फ्रॉम, यू नो, मतलब कि शुरू में यू यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ मेन लीड्स एंड कैरेक्टर्स एंड फिर सपोर्टिंग देन लीड, सो हाउ इज दिस ट्रांजिशन, हाउ डू यू टेक इट? विद टाइम जो है ना आप चीज़ें चेंज होती गई, कॉन्सेप्ट्स चेंज होते गए। अब जो ड्रामे लिखे जाते हैं, पहले होता था उसमें एक हीरो हीरोइन के ऊपर स्टोरी बेस्ड होती थी। अब जो ड्रामे होते हैं उसमें मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं, तो मल्टीपल ट्रैक्स के अंदर जो है वो कैरेक्टर्स निकलते हैं आपके डिफरेंट, तो वो फिर आप कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं। और जब आप कैरेक्टर कोई बना लेते हैं ना तो वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने इस सारे अपने करियर में ये देखा, कोई कैरेक्टर बना हुआ ना तो वो उससे लोग ज़्यादा लोगों को समझ आता है, वो ज़्यादा उसको रिलेट कर पाते हैं चीज़ों से। तो वो बजाय इसके कि आप एक नॉर्मल सा लेके कोई भी काम आया, स्क्रिप्ट आया, कर दिया। और अब स्क्रिप्ट्स भी काफ़ी रिफाइंड हो गए हैं, काफ़ी रिसर्च होती है, चैनल्स के अपने कंटेंट डिपार्टमेंट हैं, तो अब चीज़ें जो हैं वो उस तरह की नहीं है। पहले तो कोई भी रेटिंग का मसला नहीं होता था, कोई भी स्क्रिप्ट आया, मुझे डायरेक्टर को अच्छा लगा, उसने बना दिया। अब नहीं, अब बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, चैनल की पूरी कंटेंट टीम होती है, फिर चैनल के हेड्स होते हैं, फिर लोगों की रिसर्च डेटा होता है कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, उस हिसाब से फिर लिखा जाता है। तो कैरेक्टर्स करने में ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है। सो विद टाइम आप अपने आप को एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर आपका दिल चाहता है कि और चैलेंजिंग, अब इससे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ आए, अब इससे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ आए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सब्जेक्ट्स वही 4-5 हैं जिनकी में डिफरेंट स्टोरीज़ होती हैं, तो हम बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती हैं जिसके अंदर रह के काम करना होता है यहाँ के मीडिया में। तो वो उसके अंदर रहते हुए ही स्टोरीज़ होती हैं जिसको हम कर रहे होते हैं एज एन एक्टर। और मेल एक्टर्स के लिए बहुत कम चैलेंजिंग रोल्स आते हैं, लड़कियों के लिए आते हैं, वो भी थोड़ा सा मोनोटनस होता है, बट लेकिन ये है कि डिफरेंट राइटर्स लिख रहे होते हैं तो घुमा फिरा के वही चीज़ आ रही होती है। अब जब डिजिटल आया है आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में, तो उसमें ये हुआ है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे लोग काम करना शुरू हो गए, जो कि बहुत सारे टैबूज़ हैं हमारे, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और बहुत सारी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पर नहीं बनते थे। हाँ, लोगों को यूट्यूब पर या लोग नेटफ्लिक्स और दूसरे पोर्टल्स पे देखकर लोगों को अवेयरनेस आई है कि यार इस तरह का सब्जेक्ट, एक्शन पे हमारे पास अभी तक काम नहीं होता। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही हैं और हो जाएंगी अब, तो उसमें फिर और ज़रा मज़ा आएगा एज एन एक्टर, आपको चैलेंजिंग चीज़ें करने को मिलेंगी। तो मुझे लगता है। तो अब तक कौन सा आपका सबसे चैलेंजिंग
अभी तक जो character है। किए हैं वो तो यही हैं सारे जिसमें आप मतलब सबसे एटलीस्ट ज़्यादा एज जिसको एन आप एक्टर समझते हैं कि एज एन एक्टर आई जस्ट परफॉर्म्ड द बेस्ट एंड इट वाज आल्सो आई चैलेंजिंग। थिंक लोग क्या कहेंगे वॉज वेरी इंटेंस एंड वेरी क्लोज टू मी। जो मैंने उसमें एक्ट भी किया था वो बिल्कुल। बहुत उससे किया था, चीख भी था। और अभी भी जो चल रहे हैं वो सारे, अब होता यही है कि वो आप को थोड़ा सा जो है ना, अब इतना ज़्यादा हमने काम किया हुआ है तो वो रिसर्च और ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कैरेक्टर बनाने में वो थोड़ा इनिशियली टाइम लगता है, लेकिन फिर जब आप समझ लेते हैं, बस मैं ये करता हूँ कि मैं स्क्रिप्ट ज़रूर पढ़ता हूँ पूरा। ओके। होता ये है कि बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो स्क्रिप्ट नहीं दे रहे होते कि भाई ये आपके सीन्स ही पढ़ लें, ऐसे तो फिर आप ऐसे नहीं। को पता ही नहीं है ना आपकी किससे क्या कनेक्शन बना हुआ है पीछे, कौन किस क्या रिलेशनशिप है, किस तरह है पूरी स्टोरी का। जब तक आपको ग्राफ नहीं पता होता तो आप फिर वो एक्ट करने में ना वो चीज़ें माइनर एक्सप्रेशंस होते हैं जो बहुत डिफरेंस जिससे आ जाता है। बिल्कुल। और एक तो ये कि स्क्रिप्ट पूरा आप पढ़ लें, ये नहीं कि सिर्फ आप अपना पार्ट पढ़ें, पूरा आप पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें, फिर आपको समझ आ जाता है कि ये है कैरेक्टर, ये आदमी ऐसे चलता होगा, ऐसे बैठता होगा, इस तरह बात करेगा। और पूरा एंड तक Actually वो फिर true, क्योंकि वो हाँ। कंपैरिजन मिल जाता है उसको दूसरे लोगों का, Yes, उसके तो वो parallel फिर कौन आप है and all हाँ that, तो वो yes. फिर आप उस तरह से उसको बना लेते हैं। सो So आई even थिंक जैसे you being a producer yourself also, आजकल ड्रामों में यही होता है, मतलब कि कुछ ड्रामों में I won't say in all, के एंड के सीक्वेंसेस वो फिर बढ़ा देते हैं टीआरपी देख के एंड ऑल, तो वो ड्रैग हो जाता है। सो व्हाट डू यू एज अ प्रोड्यूसर से कि अगर ड्रैग होने लगे तो फिर वहाँ बंद कर दिया जाता है उसको। अगर उसमें मार्जिन है तभी उसको एक्सपेंड करते हैं, तो वो चैनल भी कॉन्शियस होता है इस चीज़ के बारे में। और राइटर लिखते हुए भी उस चीज़ को जहन में रखता है कि अगर ये हमें करना पड़ा तो हम इसमें कौन से ट्रैक्स ऐसे हैं जिसको एक्सपेंड कर सकते हैं या जिसको हम एक्सटेंशन दे सकते हैं। ओके बट अगर वो पढ़ने में या देखने में लग रहा हो ड्रैग, तो फिर चैनल भी रिस्क नहीं लेता। मेरे ख्याल में काफ़ी एहतियात से चलते हैं सब, अब इस तरह से नहीं होता। तो अगर मार्जिन होता है तभी एक्सटेंड किया जाता है, अदरवाइज़ फिर उसको वहीं ख़त्म कर दिया जाता है ताकि एक उसमें फ्लेवर रह जाए लोगों का। अब जिस तरह से एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि 4 डेज़ अ वीक, 5 डेज़ अ वीक, तो उसमें कम से कम 50 ज़रूर होने चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो 5 वो हम रिव्यूज़ के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। 4 दिन 5 दिन देखो और फिर उसको अब आपको इसी तरह होगा। ये जैसे नंद है और नंद है, उड़ान एक है, और भी, हाँ उड़ान और आप भी बता 2-3 रहे हैं। ड्रामे हर रोज़ अब चल रहे हैं। हाँ 2 दफ़ा भी हमने नोट किया था, एक और भी था वो जो एसन वाला है, हाँ। वो भी अब 2 दफ़ा आ रहा है। तो वो अब यही हो रहा है कि अब जो है वो लोग क्योंकि लोग देखते हैं यूट्यूब, लोग देखते हैं नेटफ्लिक्स और इस तरह का, तो वो उनको जल्दी रिज़ल्ट चाहिए होता है। वो वेट नहीं करना चाहते कि हम अगले हफ्ते बैठ के देखें। तो वो हमारी जो पुरानी जनरेशन है वो तो उसको बर्दाश्त कर लेती है। यंगर जनरेशन जो है ना वो कहती है कि भाई जल्दी बताएं क्या जैसे रिजल्ट अभी है। आपका जो ये नंद ड्रामा आई एम वाचिंग एंड आई थिंक इन माय स्टूडियो आई एम द ओनली, हम सब अपने हमने बांटे में ड्रामे एंड ऑल दैट बिकॉज हम रिव्यू भी करते हैं। सो नंद ड्रामा इज समथिंग आई एम सो हुक टू इट कि लिटरली पहले शुरू में वाज लाइक मैं क्यों इसको देख रही हूँ बिकॉज वो मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, बट अब जब चेंज ओवर हुआ है ना आफ्टर, अब जो हो रहा है अब आपका और वो उसका मिनल का आ रहा है, आई वाज लाइक you know now I'm like oh god, ये because अब उसकी चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। the way also the sons are talking to the mother, वो माँ को किस तरह समझा रहे हैं, आपका like आपकी साइड से भी उसे, तो वो वाले बहुत कुछ चीज़ें उसमें बहुत लेसन लर्निंग्स है नंद में। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अनदर ड्रामा जो शुरू में था ना कि ओ ये तो बस सास बहू है, नंद बीच में आ गई और वो ओरिजिनल स्टार्ट ऐसे लग रहा था, बट नाउ इट इज़ टेकन अ कंप्लीट यू टर्न एंड आई एम दिस वन जो आप कह रहे हैं ना कि मैं वेट नहीं करती हूँ तो अच्छा ये मुझे अगली एपिसोड देखनी है, अब मुझे इसकी अगली एपिसोड देखनी है। तो इसकी इसमें नंद में जो ना अच्छी चीज़ ये है कि इसकी सिचुएशंस बहुत अच्छी थी। हाँ इसकी सिचुएशंस राइटर ने जिस तरह लिखी हैं, समीना एजाज राइटर है इसकी, उन्होंने सिचुएशंस बहुत अच्छी लिखी हैं। लाइंस जो हैं वो बिल्कुल सिंपल रखती हैं। ये बड़ा अच्छा होता है कि मतलब इतने मुश्किल अल्फाज नहीं है या वो नहीं होता जो आम ज़िंदगी में हम जिस तरह से बात करते हैं उन चीज़ों को लेके। इसके रिव्यूज़ में भी ये बहुत आता है कि हर एक के
फैमिली में इस तरह का कैरेक्टर Yes, है, नंद yeah. जो फायजा प्ले कर रही है, उस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं। तो सीरियसली उनका कैरेक्टर हाँ। तो गुस्सा भी चढ़ रहा होता और है, वो बहुत एंजॉय कर रही है। वो जब कमेंट्स आते हैं ना, लोग बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं, तो वो कहती है आई एम लविंग इट। वो एज एन एक्टर वो कहती है यार दैट मीन्स मैंने Yes. काम उसमें ठीक काम किया। ठीक है, ये भी है। तो उसकी सिचुएशंस बड़े मज़े की हैं, और वो इसी तरह का ड्रामा था कि वो लोग आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर यू नो दे गेट हुक्ड ऑन टू इट। बिल्कुल। तो वो सिचुएशंस ऐसी मज़े की होती हैं, और उसकी पेस बहुत फास्ट है। तो pace वो fast फिर जब आप देखने के लिए बैठते हैं, तो फिर आपको होता है कि यार पूरा ख़त्म करें पूरा इसको। ख़त्म कर लें, बिल्कुल। ओके, सो अब हम लोग आई थिंक थोड़ा सा लाइटर नोट पे चले जाते हैं। अब मैं आपको एक डायलॉग बताऊंगी, बोलूंगी, जो बहुत वायरल डायलॉग है, एंड उसको आप फिर मैं आपको 2-3 नाम बोलूंगी, उस तर्ज में आप बोलें कि ये एक्टर इस डायलॉग को कैसे बोलेगा। अच्छा। तो थोड़ी सी आपकी एक्सपर्टीज एक्स में। डायलॉग वही है जो बहुत वायरल हुआ था, कल मेरी साड़ी पे जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ, ये चल रहा था। अब कल आप मेरी मुझे साड़ी पे जूस गिरा था, तब मैं नहाने गई थी, दोबारा नहाने गई थी, तब रसोई में कौन था? सो अब आप ये अदनान सिद्दीकी के उसमें टर्म तर्ज में बात करें। ये मतलब नॉर्मल वो बोलेगा या एक्टिंग करते हुए? एक्टिंग करके ना। अच्छा, जब वो नहीं, अदनान जब एक्टिंग कर रहा होगा तो हाँ, कैसे बोलेगा? कैसे बोलेगा? अच्छा, ये जो है इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर। Okay. जो एक्टर कर रहा होता है, अब कॉमेडी अगर कर रहा होगा तो वो उसका डिफरेंट स्टाइल होगा बोलने का। और अगर मैं आपको सीरियस 4 नाम दे देती हूँ, अब आप देख लें कि आपने किसको सीरियस में करना है, किसको कॉमेडी में करना है। अच्छा। इसको अगर आप इसमें से 3 भी हमें करके बता दें तो ठीक है। अदनान सिद्दीकी, फैसल कुरैशी, नुमान इजाज एंड हुमायूं सईद। ठीक है, फैसल का करता हूँ फिर। फैसल का करता हूँ। ओके, फैसल होगा तो वो हाँ, पहले ऐसे करेगा। अच्छा। कल जब मेरे कपड़ों पर जूस गिरा था तो मैं रसोई में गया था, वहां पर कौन था? यही है ना लाइक? हाँ। तो वहां पर कौन था? ये करेगा वो इस तरह। अच्छा, मैं दोबारा से बोलती हूँ, ये आपने कर लिया। अब नेक्स्ट का, कल मेरी साड़ी पे जूस गिरा साड़ी था पे और जूस मैं गिरा। दोबारा नहाने गया था, तब रसोई में कौन था? अब मैंने आप- असल में ये फॉलो नहीं की थी मीम, तो मुझे इतना पता नहीं है इसका। चल रही होती थी लेकिन। I know। अब आप हुमायूं सईद या नुमान या अदनान सिद्दीकी? अच्छा, अदनान जो है वो सीरियस अगर कर रहा है तो कहेगा कल जब मेरे कपड़ों पर जूस गिरा था तो मैं दोबारा नहाने गया था, तो उस वक्त रसोई में कौन था? इस तरह मुंह खोल लेगा। This is so apt, seriously, वो because ऐसे your कर whole लेगा। face बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि as if या तो वो ऐसे ही करेगा। होगा। और अच्छा। नुमान जो है वो, नुमान आंखों से बहुत काम लेता है ना, नुमान एजाज तो नुमान यूँ करेगा, कल जब मेरे कपड़ों पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गया था तो रसोई में कौन था? नुमान ऐसे वाओ, लाइक सीरियसली अगर इनके साथ उनकी शक्ल इन भी मैं लोगों रख के दूं। साथ में रहा हूँ ना। वाओ, अच्छा, हुमायूं सईद का हुमायूं जो है ना वो थोड़ा नेचुरल उसके ऊपर रखता है चीज़ों को, जैसे वो आम लाइफ में बात करता है ना, तो वो उसी तरह करेगा। कल जब मैं मेरे कपड़ों पर जूस गिरा था तो मैं दोबारा नहाने गया था, तो रसोई में कौन था? हाँ, कौन था? तो हुमायूं इस तरह थोड़ा सा उसका स्टाइल में नेचुरल है। और आप कैसे बोलेंगे? मैं तो जो कैरेक्टर होगा उसमें बोलूँगा। Oh God, okay. So now we're going to touch base on nepotism. उसके बारे में हम बात कर रहे थे, उसके आप बारे बताएं। में मैं ये कहूँगा कि फेवरेटिज्म होता है यहाँ पर आप फेवरेटिज्म कह लें, वो फेवरेटिज्म भी इस पॉजिटिव सेंस में मैं कहूँगा है। इस तरह होता है कि जैसे कहा जाता है ग्रुप्स बन गए हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, लोग उसी के अंदर काम कर रहे होते हैं। मुझे ये लगता है कि वो आपका एक कंफर्ट जोन होता है जिसके अंदर काम किया जाता है, और आप एक एक्टर के साथ या एक डायरेक्टर के साथ या एक टीम होती है उसके साथ अब जब आप काम कर लेते हैं तो आपकी एक केमिस्ट्री बन जाती है, बिल्कुल।
और आपको पता होता है कि यार काम हमारा थोड़ा सा सेंसिटिव है, इसमें कई दफ़ा मुश्किल टाइम भी आता है, इजी भी होता है, तो हर एक की कोशिश होती है कि टीम ऐसी बने जिसके अंदर ट्रबल मेकर्स ना हो। तो नए लोगों के साथ काम करते हुए अक्सर पता नहीं होता कि कौन कितना टफ़ टाइम देगा, हार्ड टाइम देगा। बाज़ दफ़ा एक्टर मुश्किल होता है, बाज़ दफ़ा डायरेक्टर मुश्किल होता है, टीम में कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो मुझे लगता है इसलिए लोग एक दफ़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं जिन लोगों के साथ, फिर उनका होता है कि बार बार इनके साथ काम करें। हाँ, अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि वो दूसरे लोगों को लेना पड़ रहा है, फिर वो अपनी रिसर्च करके लेके आते हैं लोगों को। तो ये होता है और मुझे ये लगता है कि ये सारी दुनिया में होता है। बिल्कुल सारी दुनिया में होता है, मगर अगर हॉलीवुड, जब तक बॉलीवुड के सब। चांस अगले को, नए डायरेक्टर को या नए एक्टर को जब तक चांस नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा कि ये आपके साथ मतलब कि उसकी आदत कैसी, वो वाली चीज़ें। नहीं, चांस यहाँ पर दिए जाते हैं। और मेरा ये बिलीव है कि अगर कोई किसी के अंदर टैलेंट है, चाहे वो एक्टर हो चाहे डायरेक्टर हो, उसको टाइम वक्त ज़रूर लगता है, बट इवेंचुअली वो लाइमलाइट में आ जाता है। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी काम जॉब कर रहे हैं, उन्होंने भी कोई असिस्टेंट रह के काम किया हुआ है, किसी ने ये मैं डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, कोई एडिटर था, कोई मतलब डिफरेंट उसमें से होते होते फिर डीओपी बना, कोई डीओपी से डायरेक्टर बन गए। तो ऐसे बहुत नाम हैं अभी आप देखें जो सिंपल डीओपीज थे और वो अपनी काम पे इतना ज़्यादा उनको यूं कह लें कि इतना अच्छा तरीके से उन्होंने अपने काम को समझा कि फिर लोगों ने जो फिल्म मेकर्स हैं या जो ड्रामा प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने कहा कि यार इसको देते हैं। अगर डीओपी अच्छा है और उसका दिमाग भी स्क्रिप्ट को समझता है तो वो लोग फिर प्रूफ करते हैं अपने काम से। तो एक दिन या 2 दिन नहीं, उसमें सालों लग जाते हैं वो करके, फिर लोग जो हैं वो उसमें आ जाते हैं। टाइम ज़रूर लगता है लेकिन चांस मिलता है नए लोगों को। आप देखें अभी कितने हमारे पास नए एक्टर्स भी हैं, नए डायरेक्टर्स भी आए हैं और डीओपीज़ भी, सब ये इसी तरह आए हैं। सब ने बहुत जो मेहनत करता है और जो फोकस रह के अपना काम पे फोकस करके चलता रहता है, वो इवेंचुअली निकल आता है बाहर। तो उसको कोई रोक नहीं सकता टैलेंट को। और जो नए अभी आ रहे हैं, बिना जो टैलेंट निकल रहा है, डू यू थिंक दे ऑल शुड गो थ्रू एन एक्टिंग स्कूल एंड कम? एक्टिंग स्कूल अनफॉर्चुनेटली यहाँ है नहीं। तो अब यहाँ पर जो लोग सीखते हैं वो इसी तरह सीखते हैं कि वो डायरेक्टर अगर अच्छा हो वो कुछ सिखा दे, या फिर ये होता है कि एक्टर्स के साथ जब आप काम करते हैं, या फिर एज एन एक्टर मुझे लगता है कि ऑब्जर्वेशन एक्टर की सबसे अच्छी ऑब्जर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है एक्टर की, कि वो ऑब्ज़र्व करें। हम जो है वो इसी तरह सीखते थे, हम वोकल्स के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करते थे, खुद ही जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो करते थे। प्लस ये कि फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर सीनियर से पूछते थे किस तरह से काम करना है। तो फिर कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो इनिशियली हमने बहुत किया, फैसल ने भी और मैंने भी, हम बहुत उस चीज़ के ऊपर अपना फोकस करते थे, अब भी करते हैं। और फिर आप जो है रेफरेंस के लिए बहुत सारी आपको फिल्म्स और कैरेक्टर्स जो बने होते हैं वो देखने होते हैं। फिर आपकी रियल लाइफ में बहुत सारे लोग आपसे मिलते हैं डेली बेसिस पे, तो आपको कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे कोई नज़र आता है, किसी के बोलने का स्टाइल डिफरेंट होता है, किसी का वॉकिंग स्टाइल होता है, किसी की कुछ आदतें होती हैं, कुछ कोई बोलते हुए यूं यूं करेगा, कोई हर थोड़ी देर बाद यूं यूं करेगा, होता है वो जैसे तकिया कलाम। हाँ, एक हमारा दोस्त है थोड़ी देर बाद फूंक मारता है नाखून पे इस तरह करके, तो डायरेक्टर है वो। तो वो इस तरह के आप फिर नोट कर रहे होते हैं चीज़ें कि वो आप कोई कैरेक्टर ऐसा आ जाए, मैं तो वो वही होता हूँ, तो वो आपके फिर सबकॉन्शियस दिमाग में होती हैं वो चीज़ें। फिर आप जब कोई कैरेक्टर आता है ना, जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो एकदम आपको एक वो मेमोरी में आपके आता है कि यार ये बंदा तो ये इस तरह का था, तो इस तरह करता हूँ। तो वो कई दफ़ा आपके काम आ जाती है अगर आपकी ऑब्जर्वेशन और मेमोरी अच्छी है। तो एक एक्टर के लिए ये चीज़, 2 चीज़ें, ऑब्जर्वेशन और मेमोरी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ अक्सर सेट्स पे हम होते हैं तो वो ये होता है कि एक्टर को, जब किसी एक्टर को सीन याद नहीं होता ना, तो वो उसमें स्ट्रगल करता रहता है अपनी लाइंस बोलने के लिए, तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, वो उस लाइंस याद करने में स्ट्रगल कर रहा होता है, उसके दिमाग में भी चल रहा होता है ये लाइन बोलनी है। सो व्हेन यू नो योर लाइंस वेल, तो वो आपको जब पक्की अपनी लाइंस पता है ना, आप जब सीन करने जा रहे हैं तो आप
होता ही है, फ़ोन पे लगे होते हैं लोग, हाँ भाई क्या सीन करना है, चलो हाँ। आप, फिर वहाँ पड़ा है, चलो चलो करते हैं, फिर वो आप ना लाइंस में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो जब आप लाइंस अपनी पूरी अच्छी तरह से याद करते हैं ना, तो फिर आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, बिल्कुल, फिर उस कैरेक्टर को परफॉर्म करें, फिर आपको ये नहीं होता, वो लाइन खुद ही फ्लो में आती है दिमाग में। सो वो टाइम के साथ साथ आपका माइंड ब्रेन जो है वो ट्रेन हो जाता ट्रेन है। हो जाता है। तो वो ऐसा नहीं होता, अब हम कई दफ़ा 4-4 पेज के सीन कर रहे होते हैं, तो 4 पेज याद किए हुए होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि कोई बता रहा है हाँ भाई ये बोलना है, अब ये बोलना है, ऐसे नहीं होता। फिल्मों में ऐसे होता है, बट वो ऑडियो क्योंकि बाद में डब होती है, लेकिन ड्रामों में आपने वो याद किए होते हैं, और वो फिर परफॉर्म भी करना है, उसके अंदर कोई इंटेंस मोमेंट्स भी हैं वो भी उसको फील लेना, वो सब करना। तो वो जब आप याद कर लिया होता है ना, तो वो आपका एक तरफ तो दिमाग हो गया कि भाई ये तो याद है, ये याद अब 4-5 दफ़ा आप पढ़ें, रिहर्स करें उसको, फिर आप सेट पे चले जाएं। क्योंकि पहले ज़माने में ड्रामों में रिहर्सल्स होती थी, पूरा ड्रामा शूट होने से पहले रिहर्सल के सेशंस होते थे डेली। सब एक्टर्स बैठ जाते थे स्क्रिप्ट लेके, जिसकी जब लाइन आती थी तो वो बोलता था, तो वो उसमें क्या होता था, फिर डायरेक्टर उसी वक्त बताता नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बोलना। ऐसे बोलना। तो वो रिहर्स कर करके ना आपको पता होता, फिर आप सेट पे शूट करने जाते थे तो now- परफेक्ट। अब नहीं होता, अब क्या होता है कि अब टाइम नहीं देता है एक्टर, विच इज़ रॉन्ग। तो वो कहते हैं कि भाई ड्रामे के लिए अगर हम 40 डेज़ दे रहे हैं तो रिहर्सल के लिए 20 डेज़ और दें, फिर 20 डेज़ के पैसे प्रोडक्शन हाउस कहता है हम नहीं देंगे। तो ये सारा जो थोड़ा इसमें मॉनेटरी एलिमेंट बहुत ज़्यादा वो आ गया, तो इस वजह से जो है ना लोग कहते हैं कि हमारी तो एक एक दिन की वैल्यू है भाई, तो हम रिहर्सल क्यों करें, फिर वो सेट्स के ऊपर हो रही होती हैं। बाज़ प्रोजेक्ट होते हैं जो वंस इन अ लाइफ टाइम इस तरह की चीज़ें कोई आ जाती हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, उस पर फिर आपको थोड़ी सी वो rehearsal करना हो पड़ता जाती है। मेरे ख्याल में अब डिजिटल में जब जाएंगे तो ये करनी होंगी चीज़ें। बिकॉज आई वॉज गोइंग टू आस्क कि पहले ज़माने में और इस ज़माने में प्रोडक्शन वाइज क्या, व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट यू वुड वांट टू डू जो पहले ज़माने में होती थी। तो आई गेस इट्स रिहर्सल्स और रिहर्सल्स थी जो कि मिसिंग है, और दूसरा पीटीवी पे जब आप काम करते थे ना तो स्टूडियोज़ में काम होता था, तो वो एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट होता है, उसके अंदर फिर होता ये है कि हर चीज़ कंट्रोल होती है, लाइट कंट्रोल थी, नॉइज़ कंट्रोल थी। अब घरों में शूट होती है, तो घरों में शूट जब होती है, पहले सेट लगता था तो सेट के ऊपर बहुत आराम से काम हो जाता था, और अब हम घरों में शूट करते हैं मुख्तलिफ, तो साउंड के इश्यूज़ होते हैं। आप गर्मी, कभी शदीद गर्मी और आपने सूट पहने में, और आप वो क्योंकि साउंड के लिए आपको एसी भी बंद करना Live पड़ता है, sound पंखा भी होता है। बंद करना पड़ता है, कोई आवाज़ ना आ रही हो, पिन ड्रॉप साइलेंस हो, फिर सीन शूट होता है। वैसे आपके लोगों के सीन्स में कोई कहीं पता नहीं चलता कि हाँ, तो वो पंखा बर्दाश्त और कर वो रहे बंद होते हैं है। हम। तो एक रूम होता है जिसमें एसी होता है, फिर हम सीन करा के जाते हैं। कभी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही हो फेस पे, फिर रेस्ट कर लिया, आइसिंग करी, बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं ताकि वो फेस पे शो ना। और कभी कभार बहुत आप कैरेक्टर में सूट पहनना है तो पहनना है। तो अभी भी हम गर्मियों में बहुत शूट कर रहे थे नंद की, और मुझे सूट पहनने थे, वो अपने सेकंड फेज़ वाला जो मेरा है, तो उसमें बड़ी मुश्किल तो होती थी, लेकिन वो ये है कि आदत है अब उस चीज़ की, फिर करते थे। और दूसरा ये कि 3 कैमरास होते थे स्टूडियोज़ के अंदर। एक आपके मास्टर शॉट बना रहा होता था, फिर 2 सोलोस बना रहे होते थे। तो उसमें क्या होता था, आपने जो आप एक्टिंग कर रहे हैं वो कैप्चर हो जाती थी एट वन टाइम। तो वो उसमें एक तो टाइम सेव बहुत होता था और जल्दी हो जाता था सीन। अब क्या होता है, एक कैमरा होता है, पहले मास्टर शूट होता है, फिर आपके सोलो होंगे, फिर मेरे होंगे, तो बार बार वही चीज़ रिपीट करनी है आपको, फिर तीसरा एक्टर है तो उसके होंगे। तो जब कई दफ़ा बड़ी शूट होती है, एक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, टाइम का मसला होता है, तो फिर 2-3, जैसे नंद में हमारे पास टाइम का बहुत इशू, इधर हम सीन शूट करते हैं, अगले दिन ऑन एयर जा रहा होता है, तो इसमें 3 और 4 कैमरे लगा के हमने शूट किया, ताकि जल्दी जल्दी एक सीन आपने एक ही दफ़ा में शूट कर लिया। आप यहाँ बैठिए, आप पे एक कैमरा, एक मुझ पे, एक मास्टर ले रहा है, तो 3 कैमरे लगाए और एक ही गो में सीन शूट हो गया, चले भाई दूसरा करें। तो इस तरह से भी होता है। तो वो उसमें क्या होता है कि वो जल्दी सीन ख़त्म हो जाता है, क्वालिटी उसी तरह की आती है, अच्छा हो जाता है, बट वो एक्सपेंसिव पड़ता है बहुत, तो इसलिए एक कैमरा लेके यूजुअली काम किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। आई एम जस्ट गोना गो ऑन दिस टू दिस लास्ट पर्ची वाली गिरेंगे। मुझे भी नहीं पता ये टीम ने दिया है, इसमें से आप ट्रूथ और डेयर है, आप इसमें से उठाएंगे और देखेंगे कि आप ये करते हैं। द वर्ल्ड एंड्स नेक्स्ट वीक एंड यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, इवन इफ इट्स इलीगल, व्हाट वुड यू डू? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, व्हाट वुड आई डू? मुझे ये लगता है कि अगर ऐसा हो और मुझे पता हो तो फिर मैं क्या वो चीज़ है जो आपकी बस करने को दिल चाहता है, लाइक बस मैं कर दूंगा, बेशक इलीगल भी। आई लीगल का नहीं, बट आई वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ मैं नहीं गया, तो अगर मुझे ये होगा कि मैं सब कुछ अपने
जो भी मेरे पास है सब कुछ लिक्विडेट करके, क्योंकि एक ही वीक है तो सब वो करके पैसे बहुत सारे जमा करके एक हफ्ते भरपूर लाइफ एंजॉय करूँ। ट्रैवल, चाहे गाड़ी से जाना पड़े, चाहे जहाज़ चल रहे हुए अगर उस वक्त, तो जहाज़ में जाएं और पूरी वर्ल्ड में वो जगह एक्सप्लोर करें जो हमने सिर्फ पिक्चर्स में देखी हैं। समटाइम्स इट अमेजेस यू कि इस तरह की चीज़। आई लव ट्रैवलिंग, तो इस तरह की चीज़ें करें। What embarrassing things have you done in the past that no one else found out about? Embarrassing things. Embarrassing एक दफ़ा शूट पे एक वाक़या हुआ था, और वो मेरा पहला ड्रामा था कशकोल। अच्छा, कशकोल। उसमें क्या हुआ था कि हम जब शूट पे थे तो हमने सुबह शूट शुरू की और अगले दिन की सुबह तक शूट हो रही थी। तो वो बहुत लंबी शूट हो गई थी। अब सब इतने थक गए थे, तो जब मैं डायलॉग बोल रहा होता था अपने, तो मेरा डायलॉग ख़त्म करने के बाद से एक आवाज़ आती थी टक इस तरह ना। तो डायरेक्टर साहब भी परेशान हो गए, कासिम पाशा थे डायरेक्टर, कहने लगे यार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है भाई? तो पता नहीं यार कहाँ से आ रही है। तो वो बूम ऑपरेटर उस वक्त होते थे, उनकी डेथ हो गई है। तो वो ढूंढते ढूंढते ना कोई आधा पौना घंटा लगा यार, समझ नहीं आ रहा। लाइट गर्म हो गई है, लाइट सारी रात 2 दिन से चल रही है, वो बंद करके देख लिया, सब समझ ही नहीं आ रहा ना। करते 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 वो पहुंचा कि मेरे कान में से आ रही थी आवाज़, स्वेलिंग हो गई थी अंदर, इतना देर से जागते हुए ना। माय गॉड, आप बोले, वो बोलता था यहाँ से अंदर से कुछ होता था, तो उन्होंने हंसना शुरू हो गए सबने। तो मैं पहला था, मैं बड़ा एम्बेरस हुआ कि ये क्या अजीब सी चीज़ हो गई। और एक होता था, मुझे भूख लगती ना तो मेरे पेट में से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती, तो वो माइक लगाते थे, उस वक्त बूम माइक होता था, नेक माइक नहीं होता। नेक माइक में तो खैर और ज़्यादा आएगी, वो बूम इतना स्ट्रॉन्ग होता था, वो बूम माइक ऊपर लगे होते थे, ऐसे पकड़ के खड़ा होता था एक लड़का, तो शुरू हो जाती थी। वो बड़ा मुझे एम्बेरसिंग लगता था। कहता है 1 मिनट सीन रोक दे। अब तलत हुसैन साहब होते तो फिर कोई कुछ बिस्किट या कुछ खाता था, तो वो जाके पानी पिया, फिर आवाज़ बंद होती थी। तो वो एक दो एम्बेरसिंग मोमेंट्स इस तरह के हुए। अच्छा, हैव यू एवर पोस्टेड समथिंग ऑन सोशल मीडिया दैट यू रिग्रेट? ये तो हर रोज़ होता है। अच्छा। कि अगर आप कोई ऐसी बात लिखते हैं, सच्ची बात, तो बहुत सारे लोगों को नहीं भी समझ आती, और इसके अलावा कोई चीज़ आप समझाना चाहते हैं किसी को, तो हमारे सोशल मीडिया पे ना के लिए अभी मुझे नहीं लगता हम लोग फुली प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि हर एक के हाथ में फ़ोन है। जिसका IQ लेवल ज़्यादा है वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, जिसका कम है या जिसका एक्सपोजर कम है वो अपने हिसाब से उस चीज़ को देखता है। पर्सपेक्टिव की बात है ना, तो वो अपने हिसाब से देख के अपनी एक अजीब सी चीज़ बोल देता है। तो हर एक ये समझता है कि वो एक्सपर्ट है। ये सबसे बड़ा मसला है हमारे यहाँ का ना। हर एक को ये लगता है कि वो एक्सपर्ट है और वो सही बात कर रहा है, और कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ अटेंशन गेन करने के लिए जो है एक रिडिकुलस सा कमेंट करते हैं। तो ये नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा। आप एक पॉजिटिव बात भी करेंगे ना कि सुबह उठ के अल्लाह का नाम लो। ये भी मैंने लिखा एक हमने दफ़ा, बल्कि आपके निकाले थे वो कुछ ट्वीट्स, एक दफ़ा मैंने लिखा माशाअल्लाह, तो उस पे 2-3 वो हो गए। कैपिटल से M लिखना था और अल्लाह के आगे जो है H वो है, तो वो इतनी सेंसिटिव बात हो जाती है कि फिर मैं वो डिलीट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ बहस किसी से करने का फ़ायदा नहीं है। आपकी इंटेंशन क्या है, नीयत क्या है, आप एक अच्छी चीज़ लिख रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं लोगों को, स्पेलिंग से और लोग उस तक पे जो है ना वो, क्योंकि बाज़ लोग सुबह उठते हैं और उनका काम यही होता है कि भाई चलो भाई आज क्या नेगेटिव ढूंढना है, आज किसको टारगेट बनाना है। हमने कुछ निकाले थे यही, कुछ लोगों ने अस्सलाम वालेकुम, नाइस टू सी यू सर, एजाज असलम, आई एम सना नज़ीर, आई वांट टू वर्क विद योर प्रोडक्शन एज अ मॉडल, प्लीज़ रिप्लाई करें। लोग पीछे पड़ जाते हैं और फिर वो भाई वेयर डिड यू गेट दिस विग, कि किसी ने आपके अभी लेटेस्ट पिक्चर में भाई एक ग्लासेस गिफ्ट कर दें हमें ग्रीन वाली, वो ग्लासेस एक जो है ना कोई ये लिखता है कि रिप्लाई करें, हाँ प्लीज़ रिप्लाई, तो सवाल तो पूछो कोई। नहीं, उनका मतलब होता है, कैसे मतलब होता है उनका मतलब होता है कि जी अस्सलाम वालेकुम, वो बहुत सारे लोग देखते हैं कि जवाब तो दे दें, जवाब तो कोई सवाल तो कर लो यार, कुछ सवाल करोगे तो मैं जवाब दूंगा ना, जवाब तो दे दें, किस बात का जवाब दूं? जवाब तो दे। ये इतना आता है ये कमेंट
कि मैं जो है ना परेशान हो जाता हूँ कि फिर मैं क्या लिखूँ इस पर, भाई जवाब कोई सवाल कर लें तो। और मैं अक्सर देता हूँ जवाब, और जो बहुत सारा मुझे लगता है फजूल की ट्रोलिंग होती है ना, कोई पॉजिटिव चीज़ आप लिखें उस पर नेगेटिव, तो फिर मैं उस पर रिप्लाई भी करता हूँ, और उससे बड़ा फ़ायदा होता है। जब आप रिप्लाई एक कमेंट लिखते हैं ना, तो उसमें एक कमेंट आप लिखते हैं, समझाते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करते हैं, तो बाकी सारे लोग खुद ही पीछे पड़ जाते हैं उसके, तो वो फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फिर लोग ऐसा डिफेंड करते हैं। सो आपके एक बहुत करीबी दोस्त हैं, को एक्टर फैसल कुरैशी, उनको से आपके आई थिंक 2 AM फ्रेंड भी होंगे, आपको उनको जब भी फ़ोन करेंगे वो उठा लेंगे। हाँ, तो शूट पे होगा तो नहीं उठाएगा। हो तो हम चाहते हैं कि लेट्स ट्राई दिस, कि अभी अगर आपका वो फ़ोन उठाते हैं और उनको आप ज़रा कोई ऐसी कहानी सुनाएं कि, और स्पीकर फ़ोन पे आप करेंगे, ऐसी कहानी सुनाएं कि यार मैं तो फीशा के ऑफिस में हूँ, अभी स्टूडियो में हूँ, और नहीं हाँ फीशा के स्टूडियो में नहीं हूँ मैं, यार अभी मुझे कॉल आई है 2 डायरेक्टर से, मतलब कि प्रोड्यूसर से, हुमायूं सईद एंड फवाद खान, उनकी दोनों की फिल्में दे आर स्टार्टिंग लॉन्चिंग, एक सबा कमर के साथ है, एक माहिरा के साथ है, क्या करूँ यार, कुछ थोड़ी ज़रा बता, इसमें कश्मकश में पड़ गया हूँ, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, वो अब इसकी कहानी अब आप खुद बना के उनके लिए अब वो मुझे सबसे पहले मुझे लगता है ये बोलेगा कि कैरेक्टर किस में अच्छा है, ये देखो, जिसमें कैरेक्टर अच्छा है वो कर लो, एक्टर तो सारे ही अच्छे हैं, तो जिसमें रोल अच्छा है, कैरेक्टर अच्छा है, वो कर लो। और डायरेक्टर कौन है ये भी पूछेगा वो भी उसको बताना पड़ेगा, कोई नाम लेने पड़ेंगे। चलें, थोड़ी मन धड़क सी आप स्टोरी कहानी मैं सोच लूँ ना कि मैं नाम उसमें फिर कहोगे भी डायरेक्टर अभी चूज नहीं हुआ। ये बोले कि यार मशवरा तो वो दोनों कह रहे हीरोइन तुम्हारी मर्जी की होगी, मैं किसको चूज करूं। हाँ, ये सही है। हाँ, वाह वाह। चलें देखते हैं, उठाते नहीं, हेलो स्पीकर फोन पे करेंगे ना आप, पहले देख तो नो उठा रहा है कि नहीं, और थोड़ा सा बता देना कि नहीं। हेलो, हाँ फ्री हो? अच्छा, एक सेकंड, मैं स्पीकर पे कर रहा हूँ। अच्छा भाई, 2 फिल्में हैं जो ऑफ़र हुई हैं मुझे। अच्छा, ठीक है, एक हुमायूं की है और एक फवाद खान बना रहा है। अच्छा, तो अब उसमें वो कह रहे हैं हीरोइन आप बताएं, सजेस्ट करें। तो कैरेक्टर थोड़ा एक्शन टाइप है, एक्शन टाइप है दोनों। अच्छा, तो अब मुझे बताओ, और वो लड़की का काम भी जो है ना वो एक्शन ही है, रोमांस है, एक्शन है, बट मोस्टली एक्शन है, ठीक ठाक एक्शन है। अब कौन सी लड़की है जो इतना एक्शन कर सकती है? तो मैं तो वो करवानी पड़ेंगी वर्कशॉप्स उसकी। ओए, बड़ा मुश्किल है। अच्छा, अब कौन है यार? वो एक्शन के लिए जरा लड़की भी थोड़ी टॉल होनी चाहिए ना। नहीं, टॉल तो फिर नहीं हो, बट कर सके ना एक्शन, ट्रेनिंग होगी होगा जो एक्शन में लगे भी। हाँ, नहीं, आई थिंक हानिया कैन डू इट। हानिया तो छोटी है यार बहुत मुझसे। क्या है? हानिया मुझसे छोटी है बहुत भाई उम्र में। अबे तो पोस्ट पे छोटे हो जाना ना तू। मैं कैसे पोस्ट पे, वो उनसे ना वो बेंजामिन बटन थोड़ी शूट हो रही है। तो लोग कहेंगे यार ये देखो, ये आधी उम्र की लड़की, अभी वैसे ड्रामों में सारी आधी उम्र की लड़कियां आ रही हैं। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, शाहरुख खान के साथ आ जाएं वो ठीक है, हमारे साथ आए तो शोर मचाएंगे सब। भाई वो एक अलग सीन है। तो बताओ, हानिया हो गई और नैविश है अपना, सहीफा को कर सकते हैं। सहीफा इज गुड, उष्णा इज गुड, मेहनती लड़कियां हैं, नवीन इज वेरी गुड। हाँ, सही है, काफी ऑप्शन हो गए। हाँ, सबा तो क्या बात है। हाँ, अगर बिजी ना हो तो। हाँ नहीं, टाइम तो वो लगेगा, अभी फौरन नहीं है। चलो ठीक है, तुम शूट पे हो क्या? मैं शूट था। चलो सही है। गोल्डन लाइट वाला शॉट नहीं होता, वो इसीलिए मौत पड़ी हुई है पीछे एकदम से। तो क्या लाइट, अच्छा सन जब तक डाउन नहीं होगा नहीं होगा। हम भी सलाम कर लें नहीं, उनको। सन डाउन हो रहा हो और उसमें आपको शॉट लेना हो तो वाला जो गोल्डन लाइट वाला शॉट। अच्छा, फूशिया की टीम भी है, ये भी हेलो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हम इंशाल्लाह वी आर हैविंग यू एट फीशा स्टूडियो सून। इंशाल्लाह। यस, एंड आई हैव टू से, मैंने आपको मैसेज करना था, आई एम जस्ट
लविंग लाइक मैं जब आप आते हैं ना लोग क्या कहें मैं तो मैं आपकी एक्टिंग इज़ सो ऑन पॉइंट कि बस मुझे इतनी मज़ा आ रहा है आपको देख के। और अभी अभी आपके बेस्टी ने इजाज़ ने अभी एक थोड़ी सी आपकी थोड़ी नकल उतारी है और वो इतनी ऑन पॉइंट है। अभी सून इंशाल्लाह आप हमारे इंटरव्यू में देखेंगे एंड आई वांट इंशाल्लाह हम आपको वी विल हैव यू ओवर हियर आल्सो। ठीक है, थैंक यू फैसल। ओके ओके भाई, थैंक यू, खुदा हाफिज़। ओके बड़ी अल्लाह क्यूट। ओके वाओ, थैंक यू सो मच इजाज़, आपने लाइक Thank you. हमें इतना ज़्यादा टाइम दिया, हम मतलब कि कुछ ओवर हो गए अपने टाइम से, Edit कर लीजिए। बट एडिट कटेगी एंड ऑल दैट, बट मज़ा आया, बहुत सारी बातें you. की एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर Thank you. प्रोजेक्ट्स एंड प्रोडक्शन एंड फिल्म। थैंक यू सो मच फॉर योर Thank you. टाइम। थैंक यू।